अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया का नेशनल सिक्योरिटी में क्या रोल है, और उसमें जो पहला एस्पेक्ट मैं बताऊंगा कि बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे सोशल मीडिया फ़ायदेमंद हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहला इसमें पॉइंट है इंटेलिजेंस गैदरिंग। इंटेलिजेंस गैदरिंग, देखिए इंटेलिजेंस गैदरिंग में क्या है, हमारी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वो एक्चुअली में इस तरीके की जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है इसको यूज़ करती है ऑन सोशल मीडिया पर जो अवेलेबल है, एंड ये इसलिए करती है ताकि आइडेंटिफाई कर सकें, टू आइडेंटिफाई पीपल, लोगों तक जो भी क्राइम करके भाग रहे हैं या जिस तरीके के लोग हैं उनको पकड़ा जा सके, उनके नेटवर्क को पकड़ा जा सके, और उनका बेसिकली पैटर्न क्या रहा है, उस तरीके के इवेंट्स की इंटेलिजेंस हमारे एजेंसीज को मिले, ये सोशल मीडिया के थ्रू हो पाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये बहुत ही फ़ायदे वाली बात है सोशल मीडिया के नेशनल सिक्योरिटी में। दूसरा है ईजी एंगेजिंग, ईजली वी कैन एंगेज विद सिटीजन्स। किसी भी तरीके का जो राइट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लोगों को पहली बात तो पकड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब राइट्स होते हैं, जब दिल्ली राइट्स फैलते हैं, उत्तर प्रदेश तक फैलते हैं, तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को मल्टीमीडिया में जो वीडियो सर्कुलेट कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज थी, इसमें से इस तरीके के जो सोशल मीडिया पे वीडियोस थी उसमें से लोगों को हाईलाइट करके पहचाना गया कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं, कौन लोग इसमें दंगा कर रहे हैं, और फिर उनको पनिशमेंट भी दी गई। ठीक है, ऐसे अभी रिसेंटली एक केस और हुआ है जहाँ पर एक जापानीज़ वुमेन थी एंड शी वॉज अब्यूज्ड ड्यूरिंग होली फेस्टिवल रिसेंटली। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी बॉयज़ हु वर इन्वॉल्व, वो वीडियो जब सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पे, तो गवर्नमेंट उसमें एक्शन, गवर्नमेंट ने लिया जो भी रेलेवेंट एक्शन हो सकता था, और केस बना। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हम इन चीज़ों को ट्रैक कर पाते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं लगती है, वीडियो सर्कुलेट नहीं होती, तो हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। इस तरीके से ये एक इजी एंगेजमेंट है सिटीजन्स का। सिटीजन्स भी इस तरीके की वीडियोस को रिपोर्ट करते हैं पुलिस ऑफिशियल्स को, और फिर वो एक्शन बनता है। ठीक है, प्रूफ हो जाता है एक तरीके से। तीसरा है डाटा की माइनिंग। डाटा माइनिंग में आप लिखिए कि भाई जो भी मेटा डाटा है, जैसे कि यूज़र नेम है, जैसे कि जो भी करंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी इंसान की जिसने क्राइम किया है उसकी रीसेंट लोकेशंस भी पता लग सकती हैं, लोकेशंस ऑफ सस्पेक्ट्स, एंड दे कैन बी यूज्ड बाय आर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस तरीके की चीज़ों को भी समझ सकती है और पता कर सकती है एडवांस में। ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स है पुलिसिंग। देखिए ये फोटोग्राफ भी मैंने यहाँ पे दी है कि पुलिसिंग क्या हो रहा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, दे कैन डू इफेक्टिव पुलिसिंग। एंड इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, ये अपनी स्पीड अप कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को, स्पीड अप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट विद पीपल ईजली। कॉमन पॉइंट ये है, और ऊपर भी लिखा है, ओवरलैपिंग है, लेकिन अलग से पॉइंट बना के लिखिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिस्पेक्ट में भी अवेयरनेस क्रिएट करी जा सकती है। मतलब मान लीजिए कि सड़क पर चलते हुए इस तरीके से हेलमेट पहनना है, आपको सीट बेल्ट लगानी है, ये जो अवेयरनेस है ये भी पुलिसिंग का ही पार्ट है ना। मतलब फिर आपको ट्रैफिक लॉ जब आप तोड़ देंगे तो आपको फिर फाइन लगेगा, तो फाइन ना लगे इसलिए आपको लॉज को फॉलो करना है। ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ईज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईजी पॉइंट, ऑलरेडी एक्सप्लेन। और सिक्स पॉइंट है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जहां पब्लिक को
एडवांस में अवेयर किया जा सकता है, उनको टिप दी जा सकती है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि देखिए भाई कोविड-19 चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, सरकार ने बोला है कि लॉकडाउन मेंटेन करना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉकडाउन को मेंटेन करें। अब ये एडवाइजरीज, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू दी जा सकती हैं। लोगों के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हो सकती है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये 6 हो गए बेनिफिट, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, थ्रेट भी हैं जो सोशल मीडिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए लेकर के आता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो है साइबर टेररिज्म का। साइबर टेररिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक में पढ़ा दी है, आप उसको वहाँ पर देखिए कि भाई ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को ये तोड़ने के लिए, मेंटेन नहीं होने दे रही है इनफैक्ट, और नेशन में अलग तरीके के प्रोपेगेंडा चला रही है। इस चीज़ से ये एक थ्रेट बन जाता है सोशल मीडिया का। दूसरा थ्रेट है इसका एक्सपेंडिंग, अगर मैं इस करूँ पॉइंट को एक्सपेंड करूँ तो स्प्रेडिंग टेररिज्म। इसमें यूथ को अपनी आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश किया जाता है, और इसमें जो एग्जाम्पल है वो ISIS का ही है। वो देखा गया है कि वो यूथ को सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूट करने की कोशिश भी करता है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आता है स्प्रेड ऑफ हेट्रेड। इसमें जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा ये एग्जाम्पल मॉब लिंचिंग का ही है। अगर आपको याद हो, पालाघर मॉब लिंचिंग का केस हुआ था और इसमें 2 लोग थे, उनको बहुत बुरी तरह से लिंच किया गया था, उनकी डेथ भी हो गई थी इनफैक्ट। तो ये हेट्रेड को फैलाना, ये भी अपने आप में क्या है, ये एक चैलेंज है और नेशनल सिक्योरिटी का ये अपने आप में इश्यूज़ है। देन एक पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। सोशल मीडिया को मिसयूज़ कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है मनी लॉन्ड्रिंग, और सोशल मीडिया का इसमें रोल हो रहा है। तो कल नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन अगर यूपीएससी मनी लॉन्ड्रिंग और सोशल मीडिया को मिलाकर के पूछे तो अगेन आपको घबराना नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है इसमें। तो एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो एडवर्टाइजिंग फेक मनी मेकिंग स्कीम्स, और इस तरीके से मिसयूज़ करके पैसे को लोगों से इकट्ठा करना और गड़बड़ी करना, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गए आपके 4 पॉइंट। फिर 5वां पॉइंट आप इसमें लिखिए हैकिंग एक्टिविटीज़, इन शॉर्ट साइबर थ्रेट्स। आई नो ये पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें अलग से सेपरेटली बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके एक तो प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हों फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये आप भूल जाएंगे, पॉइंट्स एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा, इसलिए इसको बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि अब आप ये वीडियो देखने के बाद इस चीज़ को ऐसे याद कर लें। मतलब मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, आप बढ़िया अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरी कोशिश भी यही है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँ कि मेरा स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर लिख दे, सीधे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर दे, पॉइंट्स की कमी ना हो कम से कम। तो साइबर थ्रेट्स, साइबर अटैक्स जो हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, और जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है एंड पर्टिकुलरली अबाउट आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का फिर इशू बन जाता है। और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। 6th पॉइंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। डिफ़िकल्ट टू ट्रेस मतलब जो भी पर्टिकुलर बड़े बड़े सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उसके मैंने बताया टेक जाइंट जो हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर ओन्ड बाय फॉरेन कंपनीज, और जब फॉरेन कंपनीज इसको लेकर के बैठी हुई हैं तो उसका जो पर्टिकुलर डाटाबेस भी है, डाटाबेस इज ऑल्सो इट इज़ समवेयर ऑपरेटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज,
क्योंकि भाई इनके जो सर्वर वगैरह हैं वो भी कहाँ हैं, वो भी बाहर हैं। सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू ट्रैक सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर हम ये बात बोलते हैं कि चलो भाई वायरल हो रही है कोई पर्टिकुलर फेक न्यूज़ और उसको रोकना है, तो उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, ये नहीं समझ में आता। ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली पहले, लेकिन रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि जो कंपनीज़ हैं, जितने भी टेक जाइंट्स हैं, उन्हीं को बताया गया है कि आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोर्स को आइडेंटिफाई करें, और किसी भी पर्टिकुलर मीडिया का जो सोर्स है वो कंपनीज़ को इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए। अगर कभी कल इसकी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ती है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसे ट्रेस करके दें। तो ये अब हो गया है प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन क्या होता है कि इनसे इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके सर्वर बाहर हैं, कंपनीज फॉरेन कंट्रीज़ की हैं। तो इंडिया में जब तक कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए तब तक बहुत मुश्किल होता है इससे डाटा निकालना। पर्टिकुलरली इनको लगता है, इनको डर भी लगता है कि ये तो सर्विलेंस कर रही है गवर्नमेंट, ये तो प्राइवेसी ब्रीच कर रही है, ये तो हमारा ट्रस्ट टूट रहा है, लोगों का जो हम पे ट्रस्ट है कि उन्होंने हमारे साथ अकाउंट बनाया है अपना। देयर आर इशूज़ एक्चुअली, एंड अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, रिवॉल्यूशंस एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा। इसमें एक एग्जांपल है फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड रिवॉल्यूशंस का। जो एग्जांपल देखिए कि लोग स्लोगन्स लेकर के खड़े हो गए हैं, ये एग्जांपल है जैस्मिन रेवोल्यूशन, और ये ट्यूनीशिया का है। इसे बोला जाता है कि, अब पूरा न्यूज़ तो नहीं जानने की ज़रूरत है, पुराना है एक्चुअली में ये इशू, लेकिन बोला जाता है कि फॉल्स प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था और रेवोल्यूशन शुरू हो गया कंट्री के अंदर, फिर मुश्किल हो गया था उसे कंट्रोल करना। तो ये अपने आप में भी एक नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम ही है, चैलेंज ही है। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें तो हमने समझ ली कि जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं, ये सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, चैलेंजेस बता दिए सोशल मीडिया के नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, देयर आर अदर इश्यूज एज वेल, जिसमें पहला इशू जो है वो है लीगल चैलेंज का। जब हम लीगल चैलेंजेस बोल रहे हैं तो कौन कौन से लीगल चैलेंजेस? पहली बात तो इंटरनेट ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करना। अब आपको मॉनिटरिंग करनी है, तो जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हुई तो मॉनिटरिंग करना तो ये गलत है, इसमें लीगल चैलेंजेस हैं। क्योंकि भाई कंपनीज जो हैं वो क्यों आपको अलाउ करेंगे कि आप जो है उनके यूज़र्स के डाटा को सर्विलेंस पे लगाएं? बहुत बड़ा एक चैलेंज है इसमें लीगल। देन लोगों की प्राइवेसी का कंसर्न है, उनका नाम, उनकी फ़ोटोग्राफ, उनकी वीडियो, लोग अपने प्रोफाइल को लॉक भी करके रखते हैं कि पब्लिकली वो ओपन नहीं है, कोई भी आकर उसे ओपन नहीं कर सकता। तो फिर अगर आप उसको ज़बरदस्ती इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अगर देखते हैं तो वो सर्विलेंस का नाम बोला जाता है, और फिर फंडामेंटल राइट भी तो है प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, तो वो ब्रीच हो जाता है, इसका लीगल एंगल। देन फियर ऑफ सेंसरशिप। अब अगर मान लीजिए किस तरह का कंटेंट है और उस कंटेंट पर अगर कैंची चलती है, सेंसरशिप चलती है, वीडियो हो, फोटो हो, क्लिपिंग हो, तो फिर उसमें सभी लोगों को इसमें लगता है कि ये तो गलत है, ये तो भाई हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट हो गया, उसका लीगल एंगल। देन अल्टीमेटली ये मैंने अब बता ही दिया ऑलरेडी, थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये पता है स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा एक इशू चल रहा था, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म जो थे ना, इन पर सेंसरशिप का जो है रूल रेगुलेशन नहीं था। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट था, एक्सप्लिसिट कंटेंट भी था, और बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट था जो एंटी नेशनल बोल सकते हैं हम, या एंटी सोशल बोल सकते हैं, और वो फिर सर्कुलेट हो रहा था, और बहुत लोगों ने इसमें आवाज़ उठाई कि भाई ये तो गलत है, इस पर सेंसरशिप होनी चाहिए। पर दूसरी तरफ इसका आर्ग्यूमेंट ये था कि सेंसरशिप क्यों होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। ये इशू है, इसलिए उस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये लीगल एंगल्स हैं जो अदर चैलेंजेस में आते हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में, और वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम एक्चुअली, इसमें कैसे इसको टैकल करें। देन आता है इशू अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का इशू ये कहता है कि भाई लायबिलिटी जो फिक्स करनी है, फिक्सिंग लायबिलिटीज ऑफ इंटरमीडियरीज, वो बहुत मुश्किल है। मतलब अब व्हाट्सअप कोई फेक न्यूज़ है सर्कुलेट होती है, और तो व्हाट्सअप को जिम्मेदार ठहराना, ये अब हो गया है, ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है, बहुत चीज़ें हुई हैं, फिर रूल्स बने हैं, लेकिन ये अब मैं बात कर रहा हूँ पिछले 5 साल पहले की, 6 साल पहले की, ऐसा नहीं था। तो फिर व्हाट्सअप क्यों जिम्मेदारी अपनी ले? तो अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर है, ये बहुत बड़ा इशू है।
देन जुरिस्डिक्शन चैलेंजेस, इसमें क्या चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स? इसमें चैलेंजेस ये हैं कि भाई वही वाली बात कि भाई फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके फिर सर्वर्स जो हैं दे आर लोकेटेड आउटसाइड द कंट्री, सो वेरी बिग इशू। एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है एनोनिमिटी का। भाई इसमें हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेक प्रोफाइल्स। अब क्या होता है कि इतना आसान है अपना अकाउंट बनाना कि किसी भी तरीके की अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट करके अपना फेक नाम से अकाउंट क्रिएट कर लो और फिर एक्टिविटीज़ करते रहो, पता भी नहीं चलेगा कि वो सच भी है या झूठ है। ऐसा तो नहीं है कि सारे अकाउंट सच्चे होते हैं। तो अगर किसी को इलीगल कोई काम करना है तो उसमें एनोनिमिटी है, और ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं चैलेंजेस हम पढ़ रहे हैं कि सोशल मीडिया का नेशनल सिक्योरिटी में जो इशूज़ है, नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ के साथ साथ और भी तरीके के इशूज़ मैंने आपको बता दिए हैं। और ये आप एग्ज़ाम में अदर इश्यूज़ अगर आता है, मिले मौका, तो आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे, अगेन डिटेल में हम नहीं लिख सकते, लेट्स स्पेस लेस टाइम, यू आर अवेयर ऑफ दिस, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू। इन्हीं बातों को स्टूडेंट्स मैंने आगे पेन डाउन कर दिया है कि चैलेंजेस अडेप्टिंग सोशल मीडिया इन पुलिसिंग में इसको अडेप्ट अगर हम करना चाहें तो हम क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। अब अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई पुलिसिंग में इस सोशल मीडिया को हमें अडॉप्ट करना है, तो टेक्नोलॉजी का हमें क्लैरिटी नहीं है कैसे यूज़ होती है, और जिस तरह से चेंज हो रही है, नए नए तरीके की टेक्नोलॉजी आती जा रही है सामने। पुलिसिंग इसमें उनकी टैलेंट पूल, हम एक तो हमारे पास टैलेंट पूल इतना नहीं है, और पुलिसिंग करने के लिए जो एक सर्विलेंस करने के लिए या पुलिस जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, वो भी हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही एडिक्वेट हमारे पास नहीं है। हमारे पास इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द टैलेंट, मैंने ऑलरेडी पॉइंट बता दिया, टैलेंट की कमी है कि लोग ऐसे हों जो इतनी स्किल्ड हों कि वो ऐसा कर पाएँ, पकड़ पाएँ चीज़ों को। शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स, सॉफ्ट स्किल्स उनके पास नहीं है। और सोशल मीडिया एक लोकल लेवल पर कैसे काम करेगा इसकी जानकारी होना। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज, मतलब आप इंडिया में देखिए इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, और फिर क्या होता है कि अगर हमें इसमें सर्विलेंस करना है, पुलिसिंग करनी है, तो हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी को लैंग्वेज वाइज भी। अब बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो हिंदी में, इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी अब रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसे समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उस पर इन्वेस्टमेंट लगेगी, ह्यूमन कैपिटल लगेगी इसमें, और फाइनेंशियल कैपिटल लगेगी, और बजट प्लान्स लगेंगे, जिसकी हमारे पास कमी है। तो अगर आपसे पुलिसिंग में बोला जाता है कि अब पुलिसिंग में सोशल मीडिया को रोल प्ले करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए, लेकिन फिर क्या चैलेंजेस हमें आ रही है, तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। ये और भी फर्दर चैलेंजेस हैं जब हम पुलिसिंग स्पेसिफिक बातें लिखते हैं। अब आते हैं कि रेगुलेट कैसे करा जाता है सोशल मीडिया को और क्या तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तो आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ये हाईलाइट करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मीडिया एज अ बॉडी ऑफ द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा आता है 105(2) और 194(2), जो अलाउ करता है इंडियन प्रेस को पब्लिश एंड रिपोर्ट करना प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इस तरीके से हम अपने सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, या कुछ डायरेक्शंस जो दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया किस और तरीके से जो है वो होता है, रेगुलेट होता है। सबसे पहला है यहाँ पर प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978। देन उसके बाद आता है एक आप डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 है। सिविल डिफेंस एक्ट है एक, एक्ट के नाम ही दे सकते हैं आप एग्ज़ाम में, डिटेल में तो एक्ट नहीं समझाना है हमें। 1968 है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोड्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कोड्स, ये कोड ऑफ कंडक्ट। एंड देन सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस, सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर नॉन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स टेलीविज़न चैनल्स, उनके लिए भी कुछ तरीके की सेल्फ रेगुलेशन करने की गाइडलाइंस हैं। और इनफैक्ट लास्टली आप कह सकते हैं कि भाई
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट करते हैं सोशल मीडिया को। तो ये वो प्रोविजंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। कोई आपसे पूछे कि रेगुलेशन करने की ज़रूरत भी है सोशल मीडिया को या नहीं है, क्यों करना है, ज़रूरत क्या है, पहले तो ज़रूरत पे आते हैं, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स पे चलेंगे। सबसे पहली बात आती है कि ज़रूरत है, नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। तो सबसे पहली नीड तो ये है कि एक्सपोनेंशियल सोशल मीडिया का प्रेजेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सिंपल पॉइंट पीछे ही बता दिया मैंने। दूसरा पॉइंट है क्विक स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं ये, लेकिन पॉइंट वाइज मैनर में लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में ऐसा कुछ डायरेक्टली पूछे तो सीधे सीधे क्या लिख के आना है वो पता होना चाहिए। स्प्रेड हो रही है ना इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से, सिंपल सी बात है। डिस्पैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इसका क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इसका मतलब ये है कि लिमिटेड नॉलेज about the source of news and facts check mechanism हमारे पास नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरत है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। फोर्थ पॉइंट है कर्ब करने की ज़रूरत है इलीगल एक्टिविटीज़ को। एंड फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं एंश्योर कि वायलेंस नहीं हो एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो ये तो कारण है कि किस लिए हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है। लेकिन रेगुलेट करने के पीछे जो मैंने चैलेंजेस बताए उसके अलावा भी बहुत से चैलेंजेस हैं। कुछ बातें रिपीट होंगी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्राइवेसी का इशू बता दिया, ऑलरेडी पीछे पढ़ा दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑलरेडी बता दिया। एनोनिमिटी बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ ये वाला पॉइंट अच्छा है, एनक्रिप्शन नेचर, एनक्रिप्टेड नेचर, ये यूनिक पॉइंट है। आपने अपना व्हाट्सअप देखा हो तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जब आप एक चीज़, एक मैसेज यहाँ से सेंड कर रहे हैं तो वो कोड हो जाता है और वो जाकर के सीधे वहीं रिसीव होगा जिस पर आपने भेजा है और वहीं डिकोड होगा। बीच में अगर कोई चाहे तो उसको डिकोड नहीं कर सकता, उस इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकता। ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। इसकी वजह से भी मुश्किलें होती हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में हमें प्रॉब्लम आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी का इशू होना, जुरिस्डिक्शन का इशू होना, मैंने समझा दिया। डाटाबेस क्या है, आउटसाइड द कंट्री है, फॉरेन लैंड है। एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल रीच, आप फॉरेन लैंड पे जाकर के तो नहीं रीच कर पाएंगे। एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट है रिलक्टेंस ऑफ कंपनीज ऑल्सो टू शेयर डाटा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो ट्रस्ट है पब्लिक के साथ वो टूट जाएगा, इसलिए भी वो डाटा को शेयर करना नहीं चाहते। अगर इसके हम स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट में जाएं कि अगेंस्ट द रेगुलेशन, मतलब मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि आपको रेगुलेट करना चाहिए सोशल मीडिया को या नहीं करना चाहिए, और आप कहते हो कि बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया को बिल्कुल रेगुलेट नहीं करना चाहिए। बहुत से सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के सामने आए कि हमें तो किसी भी तरीके की मीडिया को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें ऑब्वियस सी बात है, पहला पॉइंट तो वही है जो आपने बताया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। लेकिन दूसरा आता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये वाला राइट टू प्राइवेसी वाला पॉइंट है। क्योंकि जो आप इसमें कोट कर सकते हैं एग्जाम में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, पुट्टा स्वामी जो केस है उसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई राइट टू प्राइवेसी तो एक फंडामेंटल राइट है। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया उस रिस्पेक्ट में। देन डिसएम्पावर सम सेक्शंस, ये जो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में
जो अपनी बात को रख पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं, जैसे कि #MeToo मूवमेंट, ये सेक्शंस यहाँ पर क्या होगा, इनकी बात को, इनकी वॉइस को दबा दिया जाएगा। तो ये अपनी बात फिर कहाँ रखें, ये अपने आप में एक इशू है। इनके लिए हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जहाँ ये अपनी बात को रख सकें, ऐसा तो नहीं है। सोशल मीडिया पे रख सकते हैं, वो भी आप रेगुलेट करने जा रहे हो। रॉन्ग टू लिंक सम इश्यूज विद सोशल मीडिया, इसका मतलब ये है कि जैसे फेक न्यूज़ की बात है, फेक न्यूज़ कोई आज की प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि सोशल मीडिया आ गया तो फेक न्यूज़ शुरू हो गया। फेक न्यूज़ तो हमेशा से ही थी, और जब कोई चीज़ हमेशा से ही थी तो वो तो एग्जिस्ट करेगी ही, चाहे आप सोशल मीडिया को रेगुलेट भी कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फोर्थ पॉइंट आप एक बना दीजिए कि इट कुड लीड टू कमर्शियल यूज ऑफ आधार डाटा। अगर आपने हर चीज़ रेगुलेट कर दी ना, तो फिर यूज़र्स जो हैं उनके अकाउंट को यूज़ करके उन्हें ट्रेस किया जा सकता है, और फिर उनके आधार तक भी हम जो है पहुंच सकते हैं, आधार नंबर वगैरह तक, क्योंकि इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेट आ जाएगी, नाम आ जाएगी, रेजिडेंस आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी। तो ये सब चीज़ों से उनके पर्सनल अकाउंट्स पर भी अटैक हो सकता है, और उस तरीके से उनका अगर ये डाटा लीक करता है जो कि सेंसिटिव डाटा है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या वे फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला वे फॉरवर्ड है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर सकता है कि वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकता है जो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं, पहली बात तो। ट्रैक कर सकता है सर्टन कीवर्ड्स को, ये ऑलरेडी भी होता है, लेकिन इसको हम और भी ज़्यादा रोबस्ट बना सकते हैं डेफिनेटली। देन अल्टीमेटली ये चीज़ें कर करके हम जो रेगुलेशन है, जो सोशल मीडिया को जिस तरह से हम रेगुलेट करना चाहते हैं, अगर ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर लें तो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो कम हो जाएंगे, और इतना रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट इतना तो हमें कर ही देना चाहिए। ऑथेंटिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? ये अपने आप में ड्यूटी है एवरी सोशल मीडिया एजेंसी की कि वो चेक करे कि क्या वो जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, और उसका नेशनल सिक्योरिटी पर कोई खतरा तो नहीं है। देन एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स लाइक सोशल मीडिया लैब। ये जो एग्जाम्पल है, ये देखिए मुंबई पुलिस का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर ट्रैक करने की जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रिवेंटिव एक्शन बनता है, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया लैब नाम से मुंबई पुलिस ने किया था। तो ये भी इस तरीके की चीज़ें करी जा सकती हैं। देन सेल्फ रेगुलेशन की तो बात बहुत ही कॉमन सी बात है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेल्फ रेगुलेशन ये तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एजेंसीज़ हैं, वो अपने आप में इटसेल्फ इस तरीके से सेल्फ रेगुलेशन करें, और दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन बाय देमसेल्व्स। तो आपने देखा होगा कि कभी कुछ फोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, तो उसमें नीचे ऑप्शन होता है दैट यू वांट टू रिपोर्ट इट। तो उसमें लोगों के हाथ में भी ये पावर होती है कि मल्टीपल लोग अगर उस चीज़ को रिपोर्ट कर दें तो इससे भी वो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है, वो अकाउंट है, वो ब्लॉक हो जाता है और वो फोटोग्राफ या वीडियो हट जाती है। लोग करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, और पॉइंट्स क्या बन सकते हैं? इसके अलावा हमें बहुत ज़रूरत है, देयर इज़ अ नीड फॉर अ सोशल मीडिया पॉलिसी। इस एग्जाम्पल को आप कोट करिए कि अभी एक सोशल मीडिया पॉलिसी आनी चाहिए जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट शुड कम अप विद सच काइंड ऑफ अ पॉलिसी जिससे नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएशन की ज़रूरत है,
ये चीज़ें अगर होती हैं तो ये अपने आप में वे फॉरवर्ड बनता है, ये कॉमन जनरल वे फॉरवर्ड है। डन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि नए आईटी रूल्स क्या हैं रिलेटेड टू सोशल मीडिया जो रिसेंटली अभी आए हैं स्टूडेंट्स। इसको पॉइंट वाइज मैनर में करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली प्रोहिबिटेड फ्रॉम होस्टिंग और पब्लिशिंग एन अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से कोई राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रेडिकलाइजेशन हो सकता है, कोई इलीगल बात ही है, इलीगल काम है, उस चीज़ को अनलॉफुल इंफॉर्मेशन को ना तो वो होस्ट करेंगे ना वो पब्लिश करेंगे, उन्हें प्रॉपरली प्रोहिबिट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो भी इंफॉर्मेशन है इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेनिटी, देखिए ये वर्ड्स आप एग्जाम में भी लिख करके आइए, सोवेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, अगर ऐसी तरीके की चीज़ों पर हार्म अगर होता है तो वो सब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोहिबिट आपको किया जाता है कि वो ना होस्ट करेंगे ना आप क्या करेंगे उसको पब्लिश करेंगे। ये आईटी रूल्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें ये है स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर मान लीजिए ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो जाती है तो एक्शन क्या होगा। तब क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो होस्ट हो गई है, पब्लिश हो गई है, सरकार को पूरा हक है कि वो इन्फॉर्मेशन को टेक डाउन करें, टेक डाउन इन्फॉर्मेशन विद इन 24 आवर्स। मतलब अगर एक बार सरकार ये कह देती है कि ये इन्फॉर्मेशन अनलॉफुल है, हम बता रहे हैं आप इसको जो है हटा दीजिए, तो फिर ये इस मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, एजेंसीज को इसको बाइड करना पड़ेगा और 24 घंटे में वो इन्फॉर्मेशन हट जाएगी। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स with messages, with message transmitted by him or her for strengthening traceability। तो ये गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है एजेंसीज़ को कि वो आइडेंटिफाई करें कौन से यूज़र्स हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को ट्रांसमिट किया है, ताकि ट्रेसेबिलिटी को एनहेंस किया जा सके। ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें ये है कि ये जो आईटी रूल्स हैं, ये 2021 के रूल्स क्लियरली ये भी कहते हैं कि जो भी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं दे शुड पब्लिश, बहुत ज़रूरी है इनके लिए कि वो मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट अपनी पब्लिश करेंगे। क्या बोल रहे हैं हम, मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट अपनी पब्लिश करेंगे। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि 2 कैटेगरीज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिवाइड किया गया है इसमें। पहला है जो है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, है ना। ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं, इन पर बेसिकली क्या है, इनके लिमिटेड यूज़र बेस्ड हैं। एक तो इस तरह की कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है जिसे हम बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट
सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ये वो कैटेगरी है स्टूडेंट्स जहां पर बहुत ज़्यादा लार्ज यूज़र बेस है। हम दो कैटेगरी में इंटरमीडियरीज को डिवाइड कर रहे हैं, जहां पर कम लिमिटेड बेस है यूज़र्स का, यहाँ पर ज़्यादा है। अब जहां पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मीडिया में जो सोशल मीडिया पर यूज़र्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। ये याद रखिएगा, ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए गाइडलाइंस हैं कि सबसे पहली बात, इनका एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस इंडिया में होना ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये अपॉइंट करेंगे अपने लेवल पर, ये खुद के लिए अपने लिए अपॉइंट करेंगे एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपने आप में ये अपॉइंट करेंगे एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड एक तीसरा भी पर्सन यहाँ पर ये अपॉइंट करेंगे जिसे हम बोलेंगे रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, और ये इंडिया में अपॉइंटमेंट होंगी। 3 नाम बता रहा हूँ मैं। पहला नाम है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, तीसरा है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया में। ठीक है, जो ये पर्टिकुलर नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये 24/7 क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे अपना विद इंडिया में जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को अगर किसी भी तरीके की ज़रूरत होगी इन्फॉर्मेशन की, तो ये नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पर अपॉइंट होगा। और ये जो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर है, अगर कोई कंप्लेन आती है तो विद इन 24 आवर्स वो क्या करें, इसे एक्नॉलेज करें एंड 15 दिन के अंदर उसे रिजॉल्व करें। समझ में आया? प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें, नहीं तो मेंस में आप इसमें आंसर में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नोडल जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो 24 घंटे 7 दिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कॉन्टैक्ट में रहेगा, और ये जो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर है ये 24 घंटे में एक्नॉलेज करेगा, हाँ जी कंप्लेंट मिल गई है, 15 दिन में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। लास्ट में जो मैंने कहा था आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा कि आईटी रूल्स रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या है, इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लियरली बोलते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने चाहिए, डिजिटल मीडिया एंटिटीज़ को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, ये कोड ऑफ एथिक्स दे दिया, एक तो कोड करिए एथिक्स के पेपर में भी डेफिनेटली। दूसरा ये पॉइंट बोलते हैं कि 5 एज बेस्ड कैटेगरीज बनेंगी, जिसमें यूनिवर्सल पहली कैटेगरी, 7+ दूसरी कैटेगरी, 13+ तीसरी कैटेगरी, 16+ फोर्थ कैटेगरी एंड एडल्ट 5th कैटेगरी। ऐसी 5 कैटेगरीज में कंटेंट को कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। डन। इसके साथ साथ और क्या बातें बोलते हैं कि ये सूटेबल पेरेंटल लॉक होना चाहिए 13+ कैटेगरीज के लिए। थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको। देखिए, पेरेंटल लॉक की एक सूटेबल पेरेंटल लॉक का फीचर होना चाहिए जो 13+ कंटेंट के लिए होना चाहिए, और रोबस्ट एज वेरिफिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए कि एडल्ट कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया, ये जो लोग हैं इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, उन्हें फॉलो करना है, और प्रोग्राम कोड अंडर दी केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत फेमस है, लंबे समय से ये फेमस हैं। पिछले कोविड के बाद तो 2-3 सालों में बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज़ करा है, इनका यूजर्स बढ़े हैं।
इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स, नंबर ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और ये क्वेश्चन अभी मेंस में पूछा नहीं गया है, लेकिन आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में OTT को लेकर के कोई क्वेश्चन बना तो आपको ये बातें वहाँ पर लिखनी होंगी। देन 3 लेवल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल कहता है सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, कोई भी चीज़ है उसको सेल्फ रेगुलेट करो। दूसरा लेवल कहता है सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी अपनी अपॉइंट करो, और वो बॉडी को हेड करना चाहिए बाय द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सेकेंड लेवल जो हमारा है कि हम एक बॉडी को क्या करें, अपॉइंट करें जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड और सुप्रीम कोर्ट उसके जज होने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंटेंट है उस पर सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो पाता है, तो सेकेंड लेवल ये जो बॉडी अपॉइंट करी जाएगी एमिनेंट पर्सन्स की, कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ये पर्टिकुलर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी फिर इन चीज़ों को देखेगी। ठीक है। तीसरा लेवल है ओवरसाइट मैकेनिज्म। ओवरसाइट मैकेनिज्म क्या है, ये IB ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री विल फॉर्मुलेट एन ओवरसाइट मैकेनिज्म, ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करेगी, एस्टैब्लिश करेगी इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ फॉर हियरिंग ग्रीवेंसेस, एंड दिस बॉडी विल हैव सेंसरशिप एंड ब्लॉकिंग पावर्स। आप कोई कंटेंट को सेंसर करना है, ब्लॉक करना है, उसकी पावर किसको दी गई है, IB, ये जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसको दी गई है ओवरसाइट मैकेनिज्म के थ्रू। तो 3 मैकेनिज्म्स, जो 3 लेवल्स हैं ग्रीवेंस के, स्टूडेंट्स ये पता होने चाहिए आपको। एग्जाम में आप सीधे इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही बना के आ सकते हो। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सोशल मीडिया के प्रॉब्लम्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, सोशल मीडिया के चैलेंजेस और उसके बाद में उसके नए IT रूल्स। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमेशा रिलेट करके चलिएगा अपने बाकी टॉपिक्स के साथ, क्योंकि इंटरचेंजेबली वो पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।